हेलो एवरीवन। कुछ दिनों से इंडिया में निपा नाम के एक बहुत ही खतरनाक वायरस की फैलने की खबर आ रही है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया सब में बस एक ही चर्चा है, निपा वायरस। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये निपा वायरस, कितना खतरनाक है ये निपा वायरस, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये इंसानों को कैसे अफेक्ट करता है और इसके लिए क्या कोई वैक्सीन है, क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में हु ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैप पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि निपा आउटब्रेक की जो रिस्क जोन है उनको। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया का पूरा लगभग पूरा हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया हाई रिस्क जोन है निपा वायरस के लिए। उसको छोड़ के चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के मेजर पार्ट्स निपा वायरस के लिए रिस्क जोन्स में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि निपा वायरस की फैलने की खबर क्या यह पहली बार है? तो उत्तर है नहीं दोस्तों। 1998 में निपा वायरस का पहला पहला आउटब्रेक हुआ कैंपंग सांगवी निपा नाम की एक जगह जो कि मलेशिया देश में है। उसके बाद आता है 1999 जब निपा वायरस फैला सिंगापुर में। उसके बाद 2001 में निपा वायरस फैला वेस्ट बंगाल के एक सिलीगुड़ी नाम की जगह में। उसके बाद 2004 में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ बांग्लादेश में। उसके बाद 2007 में फिर से वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में फैला ये निपा वायरस। और उसके बाद अब 2018 में केरला इंडिया में ये निपा वायरस फैलने की खबर आ रही है। तो चलिए जानते हैं निपा वायरस क्या है, कितना खतरनाक है ये निपा वायरस। तो प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जनवरी फरवरी 2001 जब सिलीगुड़ी में निपा वायरस फैला था तो केसेस रिपोर्टेड हुई थी 66, डेथ्स हुए थे 45 और तो लिथलिटी रेट निकला था 68%। उसके बाद जब बांग्लादेश में जनवरी 2004 में निपा वायरस फैला तब केसेस रिपोर्टेड हुई थी 31 और डेथ्स हुए थे 23, मतलब फैटिलिटी रेट था 74%। उसके बाद जब फिर से बांग्लादेश में 2005 में निपा वायरस का ये केस फैला तो 36 केसेस रिपोर्टेड हुई थी और डेथ्स हुए थे 27, मतलब फैटिलिटी रेट था 75%। तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि फैटिलिटी रेट 70% के आसपास थी। उसका मतलब होता है कि निपा वायरस बहुत खतरनाक है, ये इट्स क्वाइट डेडली। तो चलिए जानते हैं कि निपा वायरस है क्या। तो निपा वायरस एक पैरामिक्सो वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है। ये एक आरएनए वायरस है जो पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली के अंदर आता है। तो इस निपा वायरस के दूसरे जो फैमिली मेंबर है पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली के, वो मम्स, मिजल्स इस तरह के रोग कॉज करते हैं। अगर अब ये वायरस जो है, इस वायरस में नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और इस वायरस के सेल मेम्ब्रेन जो रहता है उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं निपा वायरस के, वो होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब जानते हैं कि ये निपा वायरस स्प्रेड कैसे करता है। तो पहली बात ये है कि निपा वायरस चमगादड़ से आते हैं। तो अब चमगादड़ अगर एक फल के पेड़ से फल खाते हैं तो वो फल कंटामिनेटेड हो जाता है। बहुत समय ये देखा जाता है कि चमगादड़ जब फल खाते हैं तो वो फल पूरा नहीं खाते, वो कंटामिनेटेड फल वो गिरा देते हैं पेड़ के तले। अगर ये कंटामिनेटेड फल कोई इंसान लेता है तो उस इंसान में निपा वायरस फैल जाता है। अब ये फल और दूसरा कोई जानवर भी अगर खाता है पेड़ के तले गिरा हुआ वो कंटामिनेटेड फल, तो ये निपा वायरस दूसरे किसी जानवर में जैसे कि पिग में चला जाता है। अगर उस जानवर का मांस इंसान खाता है तो वो वायरस फिर से इंसान में जाता है और एक बार एक इंसान में अगर ये वायरस फैल गया तो इंसान में से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये वायरस दूसरे इंसान में फैलते जाएंगे। तब देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ निपा वायरस क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में निपा वायरस में देखा जाता है सांस लेने की समस्या, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत सिर दर्द, सीवियर हेडेक, मानसिक रोग या मेंटल कंफ्यूजन, बुखार, फीवर और एंसेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स। तो निपा वायरस के मेन जो दो सिम्टम्स है वो हो जाते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एंसेफेलाइटिस। तो चलिए जानते हैं ये दो कैसे कॉज करता है ये निपा वायरस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए जो होता है, एक इन्फेक्टेड बंदा जो जब खांसता है तब उसका जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो ड्रॉपलेट अगर एक स्वस्थ इंसान के शरीर में जाता है तो वो ड्रॉपलेट शरीर में जाके लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर एल्वियोली नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं,
वो वायरस लंग्स के पैसेज के द्वारा एल्वियोली में आते हैं, और एल्वियोली के साथ एसोसिएटेड जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड वेसल्स में ये वायरस चले जाते हैं। अब उन ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ये वायरस ब्लड वेसल्स की जो कोश होते हैं उनकी हत्या कर देता है, जो नेक्रोसिस नाम से जाना जाता है। रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है उसका सीवियर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और इसके माध्यम से सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और सांस लेने की जटिल समस्या कॉज करता है। अब जान लेते हैं कि निपा वायरस अपने ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। ये निपा वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स और माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, मतलब स्नायु तंत्र के जो कोशे हैं उनको ये अफेक्ट करता है। ब्रेन में मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर को ये तबाह करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो ब्रेन और ब्लड के बीच में इन्फेक्शन संक्रमण को प्रतिरोध करता है। अगर ये बैरियर टूट जाता है तो ब्रेन में ब्लड में मौजूद इन्फेक्शन फैल सकती है, और ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। अब जानते हैं कि अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि निपा वायरस का क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो कैसे जानेंगे अगर कोई बंदा निपा वायरस से सफ़र कर रहा है या नहीं? तो बहुत दुख के साथ इसका आंसर है कि नहीं, अभी तक कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा नहीं बना निपा वायरस को जो इसका इन्फेक्शन को अंडरस्टैंड करने में मदद करे। तो क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई नहीं है दोस्तों, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि कोई भी सिम्टम इस निपा वायरस की इग्नोर ना किया जाए, और मेरे कहे हुए कोई भी सिम्टम अगर आप देखें तो जल्द से जल्द आप एक डॉक्टर को विजिट करें या तो कोई हेल्थ सेंटर विजिट करें। अब सवाल ये उठता है कि निपा वायरस का क्या कोई वैक्सीन है? तो नहीं दोस्तों, निपा वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो अगर कोई वैक्सीन नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या ट्रीटमेंट संभावना है हमारे पास? तो इसका ट्रीटमेंट बस इंटेंसिव मेडिकल केयर के द्वारा किया जा सकता है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसके वायरस को मारा नहीं जा सकता अभी तक। तो क्योंकि इस वायरस को मारा नहीं जा सकता तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। कोई भी फूड पार्टिकल, जैसे कि कोई भी फूड आइटम जैसे कि फल या मांस जो कि कंटामिनेटेड चमगादड़ से कंटामिनेटेड है, और या तो कोई भी जानवर से कंटामिनेटेड है, वो हमें नहीं खाने हैं। मेनली जो चमगादड़ से कंटामिनेटेड है वो तो खाने ही नहीं है। टोडी या डेट पाम सैप मतलब खजूर पेड़ का जो रस होता है वो हमें नहीं खाना है। जो बंदा इन्फेक्टेड है उससे हमें दूर रहना है, जिससे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उससे फैले ना। और आखिर में जो बंदा इन्फेक्टेड है उसके व्यवहार की जो सामग्रियां है, जैसे कि उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसके टॉयलेट या बाथरूम, उसका बाल्टी, उसका मग, ये सब अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करना चाहिए और हाइजीनिक वे में धोने चाहिए। तो यही थे मेन प्रिकॉशन जिससे हम निपा वायरस से बच सकते हैं। अब इस वीडियो की हिंदी डबिंग की गई थी अयन परीक्षा से। उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग जाके उसका चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।